नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश सियासी रंग। सियासी रंग में हमारा फोकस होता है उन खबरों पर जो दिन भर की सुर्खियां बनती हैं। सियासी रंग में सबसे पहले बात छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ विधानसभा में भाजपा के शिवरतन शर्मा ने सरकार से कर्ज का ब्यौरा मांगा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जवाब में बताया कि ऋण किसी खास मद के लिए नहीं लिया जाता। सरकार ऋण से बहुत सारी जरूरत की मदों में खर्च करती है, जिस पर शिवरतन शर्मा ने सरकार पर गुमराह करने का आरोप भी लगाया। इस पर वार और पलटवार का भी दौर चला। प्रश्नकाल में जिस प्रकार की स्थिति निर्मित हुई, शिवरतन जी ने आज दो प्रश्न लगा हुआ था। एक शिवरतन जी का प्रश्न लगा हुआ था, एक मेरा प्रश्न लगा हुआ था कि सरकार ने इस 2 वर्ष में कितने कर्जा ली है, किस किस माध्यम से कर्जा ली है, उसका खर्च क्या हुआ है। लेकिन कुल मिलाकर के जो जवाब आना चाहिए वो जवाब से बचना चाहते थे और अंततः स्पष्ट जो जवाब आनी चाहिए कहीं न कहीं संतुष्टिकारक वो जवाब नहीं रही है। छत्तीसगढ़ सरकार भूपेश बघेल जी के मुख्यमंत्री बनने के पश्चात 2.25 साल में लगभग 36,170 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है। और सबसे दुर्भाग्यजनक स्थिति यह है कि जो कर्ज लिया गया है, ये कर्ज में पूंजीगत व्यय कम हो रहा है, ये सब राजस्व बांटने में जा रहा है। और आज प्रदेश की स्थिति ये बन गई है कि कर्ज का ब्याज और किस्त पटाने के लिए हमको कर्ज लेना पड़ेगा। देखिए, जब हम 2003 में हमारी सरकार चले गई, लगभग 600 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ के खजाने में थे। डॉक्टर रमन सिंह की सरकार जो 15 साल राज रहने के बाद लगभग 42,000 करोड़ रुपया कर्ज चढ़ गया था। हमारी सरकार कर्ज इसलिए लेना पड़ रहा है, डॉक्टर रमन सिंह के जो पाप का जो कर्ज लिया था 5,300 करोड़ रुपया, लगभग उसका ब्याज पटाने के लिए हमारी सरकार को कर्ज लेना पड़ रहा है। हमारी सरकार अगर कर्ज ले रही है, छत्तीसगढ़ के किसानों, अन्नदाताओं, आम नागरिकों की सुविधाओं के लिए लिया जाता है। हमारे छत्तीसगढ़ के स्टेट हेड नितिन चौबे हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। नितिन जी, कर्ज पर भी बवाल आज विधानसभा में देखने को मिला और लाजमी है कि जिस तरह की बातें विपक्ष कर रहा है कि सरकार ने इतना कर्ज लिया, किन मदों में खर्च वो कर रही है, भूपेश बघेल ने जवाब भी दिया। लेकिन सत्ता पक्ष का भी यही कहना है कि पुराने कर्ज जो हैं वो चुकाने के लिए फिर कर्ज ले रही सरकार। क्या कहेंगे? जी, निश्चित तौर पे जब आसंदी में आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का शिवरतन शर्मा ने सवाल लगाया हुआ था और उसमें पूंजीगत व्यय को लेकर और सरकार ने अभी तक कितना कर्जा लिया, ये प्रश्न थे। जवाब में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जवाब दिया कि 36,170 करोड़ का कर्ज जो है सरकार ने लिया है, जो उनका प्रतिभाग के अनुसार उसकी उत्तर था। तब शिवरतन शर्मा ने अचानक खड़े होकर बोला कि आसंदी से यह बोला कि यही प्रश्न नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने लगाया है और उसमें जवाब आया है 41,000 कुछ करोड़ का, 41,239 करोड़ का। तो कुल मिला के मुख्यमंत्री सीधे तौर पर जवाब नहीं देना चाहते या सदन को गुमराह कर रहे हैं। इसको लेकर काफी गहमागहमी हुई। आसंदी ने भी इस पे कहा कि अगर आपको कोई आपत्ति है तो आप प्रश्न दीर्घा में इस बात को प्रश्न संदर्भ समिति के सामने इसकी शिकायत रख सकते हैं। इस बात को लेकर काफी गहमागहमी हुई और बातचीत का दौर जारी रहा। लेकिन उसके बाद भी जब शिवरतन शर्मा, अजय चंद्राकर और अन्य नेता इस बात को लेकर बार बार पूछ देते रहे, आसंदी से उनको शांत कराया गया। बाहर निकलने के बाद नेताओं के जिस तरह से बयान आए उसमें साफ तौर पर दिखा कि कर्ज को लेकर भी राजनीति की जा रही है। शिवरतन शर्मा साफ तौर पर अपने बयान में कहते आ रहे हैं कि सरकार अभी जो कर्ज ले रही है उसमें पूंजीगत व्यय नहीं किए जाते करे जा रहे, जिससे सरकार की आय बढ़े। साफ तौर पे उनका कहना है कि जो भी व्यय कर रहे हैं उसमें बांटने में ज्यादा जा रहा है। उनका इशारा कहीं ना कहीं किसानों के कर्जा माफ को लेकर था कि कहीं ना कहीं कर्ज माफी के लिए सरकार ले रही है। वहीं पर धर्मलाल कौशिक ने कहा कि जो ब्यौरा मांगा अब उससे संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं आया।
कुल मिलाकर उनका जो नजरिया था कि वो सरकार कर्ज ले रही है, वो आंकड़ा सार्वजनिक करे, किस मद में ले रही है और कितने इंटरेस्ट में ले रही है। इसके जवाब में जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, मोहन मरकाम पीसीसी अध्यक्ष, उन्होंने जवाब में मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि 2003 में जब कांग्रेस सरकार गई थी तब छत्तीसगढ़ के ऊपर मात्र 600 करोड़ रुपए का कर्ज था जी। आज जब 15 साल बाद सरकार वापस में आई है तो 600 करोड़ 42,000 करोड़ बन चुका है। वो किस मद में बना, क्या बना, ये इनको खुद मालूम होना चाहिए। और केवल उसका ब्याज ही पटाने के लिए सरकार को आज की दौर में कर्ज पे कर्ज लेने पड़ रहे हैं। और ये इसके पूर्वकालीन सरकार की ही देन थी कि इतने कर्ज में लाद के गई है सरकार कि उनको कर्ज लेना पड़ रहा है। कुल मिला के जो सरकार का कर्ज का जो आंकड़ा है उसको राजनीतिक दृष्टिकोण से कहीं भी देखें अविनाश जी, तो वो एक तरह से भाजपा या आश्वस्त है, भाजपा की भी सत्ता में रही, वो आश्वस्त है कि इतने 1000 करोड़ का राज्य में सरकार को कर्ज है। और उस कर्ज के साथ जिस तरह से गोधन न्याय योजना या राजीव गांधी किसान न्याय योजना लाई है सरकार ने, उसका भुगतान कैसे करेगी, इस चीज को लेकर टांग खींचने में कहीं भी विपक्ष पीछे नहीं दिखता नजर आता है। और नितिन जी, स्वाभाविक भी है, सरकारें जो हैं शासन चलाने के लिए अक्सर कर्ज लिया करती हैं, इसमें कोई अचरज वाली बात नहीं है, लेकिन विपक्ष भी जो है उसका अभी काम है कि सवाल करना, तो सवाल किए जा रहे हैं। आगे भी ये मामला आगे बढ़ेगा ऐसा लगता है, क्या कहेंगे? जी, निश्चित तौर पे जिस हिसाब से जब प्रश्न संतुष्टिपूर्ण नहीं आया, भविष्य में ये प्रश्न धर्मलाल कौशिक नेता प्रतिपक्ष ने भी लगाया है और मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे कहा, मैंने सदन को किसी तरह से गलत जवाब नहीं दिया है, जब शिवरतन शर्मा जी का सवाल आएगा आपको इस बात का संपूर्ण जवाब मिल जाएगा। और विपक्ष को इस तरह की कोई शिकायत है तो वो प्रश्न संदर्भ समिति के सामने रख सकती है। लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो मैं ये बिल्कुल कहना चाहूंगा कि जिस हिसाब से सरकार कर्ज लिया है उनको पूर्व में धरोहर में मिला है छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार को पूर्ववर्ती सरकार द्वारा, और जब आज कर्ज को लेकर अगर राजनीति होगी, किसी तरह का कोई मामला उछाला जाएगा तो कुछ चीजें निश्चित तौर पे विपक्ष के ऊपर भी लग सकते हैं। चलिए, ये तो सियासत है, सियासत में वार और पलटवार का जो दौर है वो एक रिवायत है और वो रिवायत पूरी तरह से निभाई जा रही है। देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। बहुत शुक्रिया नितिन जी इस तमाम जानकारी के लिए। खबर उत्तर प्रदेश से, जहां अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल लखनऊ में वीवीआईपी गेस्ट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आजकल सपा मुखिया दलितों पर बहुत मेहरबान दिख रहे हैं। निर्मल ने कहा कि अखिलेश यादव भारतीय राजनीति के औरंगजेब हैं, सत्ता के लिए अपने पिता मुलायम सिंह यादव को ही राजनीति से बेदखल कर दिया। अखिलेश यादव समाजवाद की परिभाषा भी नहीं जानते। अखिलेश यादव को पूरे देश का दलित पहचान गया है और मेरा तो ये कहना है कि अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी दलित विरोधी है और वे इस बात को जान चुके हैं। इसीलिए अखिलेश यादव जी जहां पर भी चुनाव लड़ते हैं वह सबसे पहले जातीय समीकरण देखते हैं। उनकी जाति विशेष के लोग जिस क्षेत्र में ज़्यादा हैं वे वहीं से चुनाव की लड़ने की हिम्मत करते हैं और आजमगढ़ को उन्होंने इसीलिए चुना। अखिलेश यादव को पूरे देश का दलित। इस खबर पर सीधे चलते हैं, हमारे संवाददाता राजू हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राजू, उत्तर प्रदेश में जातिगत समीकरण बहुत मायने रखते हैं सियासत करने के लिए और यहां भी देखा जाता है कि हर जो राजनीतिक पार्टी है वो कहीं ना कहीं जातिगत समीकरणों को साधने में पूरा भरोसा भी करती है और इस दिशा में काम भी करती है। और अब जिस तरह से दलितों को साधने में जुटे हैं अखिलेश यादव, उस पर निशाने भी साधे जा रहे हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल अविनाश, आपने बहुत अच्छा कहा। जिस तरीके से देखा जाए उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें, चाहे समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या अन्य दल हो, कहीं ना कहीं जाति समीकरण को देखते उत्तर प्रदेश में जो पाला जो है जो भारी रहता है जिसका जाति समीकरण रहता है। बात करें जैसे एससी की बात करें, जिस तरीके से अनुसूचित जाति वित्त विकास विभाग के जो अध्यक्ष है डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल लखनऊ में जो वीवीआईपी गेस्ट हाउस पहुंचे और जिस तरीके से देखा जाए जो निर्मल जी है जो पहले ही मायावती जी के साथ थे, मायावती जी का इन्होंने पाला पलटने के बाद बीजेपी से हाथ मिला लिया था। वहीं जब अगर बात करें
उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जो निशाना साधते हुए कहा कि आजकल सपा मुखिया दलितों पर बहुत मेहरबान दिख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए अखिलेश यादव की गवर्नमेंट रही है तो दलितों का भी ध्यान रखा गया है, मुस्लिमों का, अल्पसंख्यक का ध्यान रखा गया है, यादवों का रखा गया है, सभी वर्गों के लोगों का ध्यान रखा गया है। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए निर्मल ने जो कहा है कि अखिलेश यादव भारतीय राजनीति के औरंगजेब और सत्ता के लिए अपने पिता मुलायम सिंह यादव को भी राजनीति से बेदखल कर दिया है। लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं देखा जाए चाचा भतीजे की लड़ाई में मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश को गद्दी सौंपने के लिए पूरी ताकत लगाई थी, अपने भाई से बिगाड़ दी पर अपने बेटा को गद्दी पर बिठाया, जहां तक सूत्रों की माने। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से कहा जाता है कि अखिलेश यादव ने जो मुलायम सिंह को धोखा देके जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, ये कहना अभी संभव नहीं है। लेकिन जनता की जिस तरीके से बात करें, राजनीति में बेदखल करने की जो बात थी, अखिलेश यादव समाजवाद की परिभाषा भी नहीं जानते। लेकिन देखा जाए उत्तर प्रदेश में अगर विकास की बात करें अविनाश, तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी की जो 70 साल में विकास नहीं हुआ था वो उत्तर प्रदेश में उन्होंने 5 साल में करके दिखाया। लेकिन मायावती की बात करें तो उन्होंने विकास काम नहीं किए थे, कानून व्यवस्था पर रही थी तो उनकी सरकार चली गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार की अगर बात करें तो योगी आदित्यनाथ ने ना तो उत्तर प्रदेश में अभी तक कोई विकास कर पाया है और ना ही कानून व्यवस्था को साथ पाया है। लेकिन जनता के बीच में किस नीति से जाएंगे? लेकिन देखा जाए विधानसभा में जिस तरीके से बजट पारित किया था उसमें कहा गया है कि निधि जो है वो बहाल की जाएगी और बहाल करने के बाद में जिस तरीके से देखा जाए जनता के बीच में विधायक जाएंगे और वो अपनी अपनी कहेंगे कि हमने ये विकास कार्य किया है। जनता विधायक कह रहे हैं कि हम जनता के बीच में कैसे जाएं, लेकिन सरकार इस पर लगी हुई है। सरकार कितना अपना पल्ला भारी कर पाएगी या जनता को किस तरीके से वो साथ पाएगी ये कहना भी संभव नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव में और हाल की बात करें बिना पार्टी के संबल के जो जिला पंचायत अध्यक्ष और जिला पंचायत सदस्य के चुनाव होने जा रहे हैं उसमें कितना भारतीय जनता पार्टी या कोई पार्टी अपना रंग दिखा पाएगी? ये 2022 में जो देखा जाए चुनाव जो हो रहा है जो विधानी का और जो पंचायत का, ये कितनी बाजी मार पाएगा ये 2022 में तय हो पाएगा। लेकिन जनता का जो देखी जाए जनता जिस तरीके से बात कर रही है जनता उसको अपना वोट देना चाहेगी जो नर खरिंजा नारी विकास की बात करे, कानून व्यवस्था को सुरक्षित रखे। उत्तर प्रदेश में अब देखना होगा कि 2022 में पहला किनका होगा, ये तो आने वाला समय में ही बताएगा। अवनाथ जी राजू, अब देखना होगा कि क्या कुछ होता है। और 2022 में विधानसभा के चुनाव हैं, लिहाजा सारे ही दल अपनी अपनी सियासी बिसात बिछाने में जुटे हुए हैं। और ये सभी को मालूम है जैसा राजू कि बिना जो है जातिगत समीकरणों के वहाँ पर चुनाव हैं वो मुश्किल होते हैं, तो वही साधने की कोशिश में सारे दल लगे हुए हैं। आने वाला समय बताएगा कि किसकी तैयारी कितनी बेहतर थी। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। खबर उत्तर प्रदेश से ही, जहां पूर्व मंत्रियों समाजवादी पार्टी के नेता माता प्रसाद पांडे ने सरकार पर विपक्ष के साथ शत्रु जैसा व्यवहार करने का आरोप लगाया है। दरअसल उनसे सवाल किया गया था कि महंगाई के मुद्दे पर विपक्ष मौन क्यों है। पांडे ने बजट पर कहा कि इसमें किसान और नौजवानों के लिए कुछ भी नहीं है, बजट में सब पूंजीपतियों के लिए है, ये एक अधिनायकवादी सरकार है। देखो, ये सरकार लोकतंत्र में दो विधा है। लोकतंत्र में होता है कि सत्ताधारी पार्टी अपने विपक्ष को अपने मित्र की तरह व्यवहार करती है और ये सरकार अपने विरोधियों को शत्रु की तरह व्यवहार कर रही है। इसीलिए शत्रु व्यवहार के नाते ये किसी के लिए कुछ करना नहीं चाहते। ये जो बजट आया है हम लोगों ने पढ़ा होगा, इसमें किसान नौजवान के लिए कुछ तो दिखाया नहीं। तो ये केवल जो कुछ इसमें अधिकांश है इसके लिए उसके लिए सब पूंजीपतियों के लिए। और ये सरकार अधिनायकवादी सरकार, जब अधिनायकवादी सरकार हो जाती है तो ऐसे अनाप शनाप काम करती है और लोगों को झूठे वादे करके झूठी बातों में फंसाकर अपनी सरकार चलाते हैं। जब जानते हैं अब जाने वाला है तो डिक्टेटर के रूप में हो जाते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री माता प्रसाद पांडे ने सरकार पर सीधा निशाना साधा है। उनका साफ कहना है कि ये सरकार अधिनायकवादी है और विरोधियों का पर जो है वो शत्रुओं जैसा व्यवहार कर रही है।
इसलिए उनके लिए वो कुछ करती नहीं। तो जैसे जैसे चुनाव की जो है तारीखें कहें या जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में सियासत जो है वो चरम पर आने लगी है। तमाम तरह के बयान और वार पलटवार का दौरा वहाँ पर तेज़ हो चला है। समाजवादी पार्टी ने भी अपनी बिसात बिछाना शुरू कर दी है। इसी सिलसिले में सपा नेता माता प्रसाद पांडे ने आज सरकार पर निशाना साधा और साफ कहा कि सरकार जो है वो विरोधियों के साथ शत्रुओं जैसा व्यवहार कर रही है। बजट को लेकर भी उन्होंने साफ कहा कि इसमें किसान और नौजवानों के लिए कुछ भी नहीं है। अधिनायकवादी सरकार करार दिया है उन्होंने योगी सरकार को। प्रदीप श्रीवास्तव हमारे संवाददाता फोन लाइन पर मौजूद हैं। प्रदीप, माता प्रसाद पांडे जो हैं आज एक कार्यक्रम में शिरकत करने वहां पहुंचे और जिस तरह से उन्होंने सरकार पर निशाना साधा है, तो इसको देखते हुए साफ कहा जा सकता है कि आने वाले चुनाव के मद्देनजर अब सियासी बिसात बिछाना शुरू कर दी है समाजवादी पार्टी ने, और यही वजह है कि जमकर हमले बोले जा रहे हैं सरकार पर। क्या कहेंगे? बिल्कुल, जैसा कि बता दें कि जिस तरीके से आज निशाना साधते हुए माता प्रसाद पांडे ने ये बात बताया कि जहां सरकार अगर कोई कार्यक्रम करती है तो उसमें किसी भी तरह का रोक नहीं लगाया जाता है, और जब हम अगर किसी तरीके का कार्यक्रम करते हैं तो उसमें रोक लगाया जा रहा है। ये कहा जा सकता है कि विपक्ष को काम नहीं करने दिया जा रहा है। जी चलिए, आने वाले समय में ये सियासी जंग और भी तेज होने वाली है प्रदीप, और देखते हैं क्या कुछ आगे होता है। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो सियासी रंग में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, बने रहिए आप हमारे साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।